हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी। आज जिस टॉपिक के संबंध में हम डिस्कस करेंगे वह पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम जानेंगे कि राजनीति में उदारवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, पावर क्या है। इन सभी के संदर्भ में उदारवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण अलग अलग हैं तथा दोनों ही विचारधाराओं ने इसकी व्याख्या अपने अपने तरीके से की है। यह टॉपिक एग्जामिनेशंस में जनरली पूछ लिया जाता है या ये कहें कि अधिकांशतः पूछ लिया जाता है। यह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तथा कमेंट्स बॉक्स में अपना टॉपिक अवश्य लिखें जिसके संबंध में आप वीडियो चाहते हों। सर्वप्रथम मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगी कि एग्जामिनेशंस में इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन आता है उसमें जनरली जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो इस तरह से होता है कि राजनीति के बारे में उदारवादी बनाम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए, या उदारवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कीजिए, अथवा उदारवादी एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण से या अवधारणा से आप क्या समझते हैं, वर्णित कीजिए। इसके लिए आवश्यक है कि इन दोनों दृष्टिकोण के संदर्भ में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप सार्थक उत्तर लिख सकेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को पूरा अवश्य सुने जिससे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। इस क्वेश्चन के आंसर में सर्वप्रथम आपको उदारवादी दृष्टिकोण एवं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में अपने कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। अतः पहले उदारवाद को परिभाषित करना होगा और उसके पश्चात मार्क्सवाद को इसमें लिखना होगा। राजनीति क्या है, सत्ता क्या है, शासन क्या है, इन सभी के संदर्भ में मार्क्सवादी दृष्टिकोण एवं उदारवादी दृष्टिकोण दोनों ही पूर्णतः भिन्न है। इस प्रश्न के संदर्भ में जहाँ उदारवादी राजनीति को राज्य, शासन एवं सत्ता को दमन के उपकरण के रूप में देखते हैं, जबकि मार्क्सवादी सत्ता को या राजनीति को केवल वर्ग प्रभुत्व का प्रमाण समझते हैं। ये दोनों ही दृष्टिकोण राज्य तथा व्यक्ति के संबंध में परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को अपनाते हैं। उदारवादी विचारधारा क्या है, सर्वप्रथम इसके संबंध में यदि डिस्कस करें, क्योंकि एग्जामिनेशंस में आपको इसके संबंध में रेफरेंस देना होगा, तो उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी माना जाता है, कि मनुष्य स्वभाव से बुद्धि से युक्त प्राणी है तथा सामाजिक जो संस्थाएं हैं यानी जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मनुष्य की सूझबूझ का परिणाम है, या ये कहें कि सामूहिक प्रयासों का परिणाम मानी जाती हैं। उदारवाद की उत्पत्ति जनरली 17th सेंचुरी में मानी जाती है। जॉन लॉक इस विचारधारा के जनक माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें एडम स्मिथ एवं जेरेमी बेंथम का नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। उदारवादी विचारधारा वास्तव में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पक्षधर है। यह वह राजनैतिक दर्शन है जो कि संपूर्ण विश्व में बड़ी ही प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है तथा ये माना जाता है कि बुद्धिमान व्यक्ति ही सामाजिक संगठनों का निर्माण करते हैं एवं इसमें समाज के कल्याण की अवधारणा निहित है। इसके अतिरिक्त इसके जो अन्य प्रतिपादक हैं जिन्होंने इस दृष्टिकोण के संबंध में विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट मैटर को डेवलप किया तथा इस विचारधारा को विकसित किया, उसमें हॉब्स, लॉक, बर्क, बेंथम, मिल, ग्रीन, बार्कर, हॉबहाउस, लास्की, मैकफर्सन, ऑकशॉट, मैकाइवर तथा बॉलिन इत्यादि प्रमुख हैं। इन सभी उदारवादी लेखकों का ये आग्रह है कि मानव का अपना व्यक्तित्व है तथा राज्य उसे कुचल नहीं सकता, या राज्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का या व्यक्ति का दमन नहीं कर सकता। मिल, लास्की, स्पेंसर, बेंथम इत्यादि ये प्रमुख विचारक हैं जो कि व्यक्तित्व की स्वायत्तता के पक्षधर हैं तथा इन विचारकों ने या इन पॉलिटिकल थिंकर्स ने ये प्रयास किया है कि व्यक्ति एवं समाज के मध्य एक तालमेल यानी एक कोऑर्डिनेशन स्थापित हो, दोनों के मध्य परस्पर विरोध ना हो, लेकिन इसमें भी सर्वप्रथम ये व्यक्ति के मूल्यों एवं व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसकी गरिमा पर बल देते हैं।
यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है, या ये कहें कि समझना आवश्यक है कि मैकफर्सन महोदय ने एक नवीन शब्दावली का प्रयोग किया है, अधिकार युक्त व्यक्तिवाद, यानी पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। अब पजेसिव इंडिविजुअलिज्म क्या है, इसके संबंध में संक्षेप में आपको अवगत करा दें। अधिकार युक्त व्यक्तिवाद में ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व एवं क्षमताओं का स्वयं स्वामी है तथा उसके लिए समाज के प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं है या आभार नहीं है। व्यक्ति को ना तो समग्र नैतिकता न समाज के एक अंग के रूप में देखा जाता है, वरन स्वयं के स्वामी की दृष्टि से उसे देखा समझा जाता है। ये अधिकार युक्त व्यक्तिवाद यानी पजेसिव इंडिविजुअलिज्म का अर्थ है। यहाँ पर ये स्पष्ट करना समीचीन होगा कि उदारवाद वास्तव में मानवीय स्वतंत्रता एवं मानवीय कल्याण का पक्षधर है। उदारवाद एवं व्यक्तिवाद में भी कोई विशेष अंतर नहीं माना जाता है और यही कारण है कि आज व्यक्ति के बजाय समस्त समाज में स्वतंत्रता एवं कल्याण को महत्वपूर्ण माना गया है। उदारवाद के संबंध में यदि एक उपयुक्त परिभाषा के संबंध में डिस्कस करें तो इसमें डेरिक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारवाद का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप से स्वतंत्रता का संगठन करने और उसके निहित अर्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में देखी जा सकती है। यह एक उदारवाद की सार्थक परिभाषा है जिसे आप एग्जामिनेशंस में या लिख सकते हैं। जबकि लास्की महोदय ये मानते हैं कि उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत है या चित्त प्रकृति है। अब हम देखेंगे कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। उदारवाद को समझने के पश्चात आवश्यक है कि आप मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में संक्षेप में समझ लें। तो वास्तव में व्यक्ति, समाज एवं राजनीति के संबंध में या सत्ता के संबंध में मार्क्सवादी दृष्टिकोण बिल्कुल भिन्न है। तो मार्क्सवाद ऐसा मानता है कि मनुष्य सर्वप्रथम सामाजिक प्राणी है और उसके पश्चात ही वह राजनीतिक प्राणी है। यानी राजनीतिक प्राणी होने के पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यानी सोशल बीइंग है या सोशल एनिमल है। अतः स्पष्ट है कि व्यक्ति के जीवन को उसके सामाजिक संदर्भों में ही देखना समझना चाहिए। व्यक्ति का अस्तित्व एक समग्र समाज के एक अंश के रूप में है, जिसके अंतर्गत परिवार, व्यावसायिक संघ, विभिन्न वर्ग तथा समग्र रूप से सामूहिकता सम्मिलित है। अतः व्यक्ति एवं सामाजिक संदर्भों के मध्य वास्तव में एक बंधन होना चाहिए और मार्क्सवाद ऐसा मानता है कि विरोधी वर्गों के उदय ने मानव को समाज से अलग कर दिया है, जिससे प्रभुत्वशाली वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण एवं दमन राज्य के या ये कहें कि शोषण एवं दमन के लिए राज्य का निर्माण किया है। मानव की स्वतंत्र इच्छा वास्तव में मुक्ति चाहती है। यह तभी संभव है जब मानव को स्वयं से अपने साथियों से अलग ना किया जाए, यानी पृथक ना किया जाए। व्यक्तियों के हित परस्पर विरोधी नहीं है। मार्क्स के अनुसार मानव अपने सामाजिक संपर्कों का समग्र रूप है एवं मुक्त समाज मुक्त स्वयं के अनुरूप है। कुल मिलाकर यदि हम सम्यक दृष्टि से देखें तो कार्ल मार्क्स के आर्थिक राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित साम्यवादी जो विचार हैं, उनका उद्देश्य उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व द्वारा वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना है। जर्मन समाजवादी कार्ल मार्क्स यह मानते थे कि सारी संपत्ति यानी समग्र संपत्ति श्रम से ही उत्पन्न होती है या बनती है, अतः उसे प्राप्त होने वाला धन श्रमिकों को मिलना चाहिए। मार्क्स का ये भी मत है कि श्रमिकों को पूंजीपतियों के साथ संघर्ष अनवरत करते रहना चाहिए। इस प्रकार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह से नाश किया जाना चाहिए या ये कहें कि नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्सवाद को समझने के लिए वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल को समझना आवश्यक है कि क्लास स्ट्रगल का क्या कंसेप्ट है। मार्क्स ने आर्थिक नियतिवाद की अभिव्यक्ति इस बात में देखी कि समाज में सदैव ही विरोधी आर्थिक वर्गों का अस्तित्व रहा है। आर्थिक दृष्टि से सशक्त वर्ग सदैव दूसरे वर्ग का शोषण करता है, यानी कमजोर का शोषण निरंतर होता है। वर्ग संघर्ष का इतिहास मानव जाति का इतिहास
माना गया है। विश्व इतिहास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के लिए विरोधी वर्गों से संघर्षों की श्रृंखला मानते हैं। यहाँ तक कि साम्यवाद की स्थापना के लिए भी पूंजीवादी वर्ग यानी कैपिटलिस्ट तथा सर्वहारा वर्ग के मध्य संघर्ष को अनिवार्य माना गया है। फिर इसमें इन्होंने अतिरिक्त मूल्य सिद्धांत के संबंध में भी डिस्कस किया है कि सरप्लस थ्योरी क्या है। मार्क्स ने ऐसा माना है कि पूंजीपतियों के हाथ में शोषण का सबसे बड़ा साधन अतिरिक्त मूल्य है। इन सभी संदर्भों में विद्वानों ने ऐसा माना है, यदि पृथक रूप से कहें, कि समाज की परिभाषा एक सजीव शरीर के रूप में की जानी चाहिए जिसका निरंतर विकास हो रहा है। इसके अतिरिक्त इसमें उत्पादन की विभिन्न शैलियों के विकास की अवधारणा को भी लिया गया है। समाज व्यक्तियों का कोई समूह, ये कहें कि अंतः संबंधों की अभिव्यक्ति का एक ऐसा समूह है जिसमें लोग जीवित रहने के लिए मानव वस्तुओं के उत्पादन तथा वितरण के साधनों का आविष्कार करते हैं तथा उनके मध्य आपस में संबंध उत्पन्न होते हैं, या ये कहें कि उत्पादन के संबंध बन जाते हैं। इस तरह से समाज दो विरोधी वर्गों में विभाजित हो जाता है और ये संघर्ष की स्थिति में आ जाता है। किस तरह से आता है? मार्क्स ऐसा मानते हैं कि पूंजीपति तथा श्रमिक वर्ग के मध्य अनवरत संघर्ष चलता रहता है और इस संघर्ष का कारण ये है कि श्रमिक जितना मूल्य अपने श्रम से उत्पन्न करता है उससे कम मजदूरी या उससे बहुत कम मजदूरी उनको मिल पाती है तथा पूंजीपति वर्ग अतिरिक्त मूल्य यानी सरप्लस वैल्यू को हड़पने के लिए या लेने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यही कारण है कि प्रभुत्व संपन्न वर्ग यानी शक्तिशाली वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपना स्वामित्व या नियंत्रण स्थापित करता है, या ये कहें रखता है। मार्क्सवाद के अनुसार प्रभुत्वाधीन वर्ग अपने श्रम शक्ति को बेचकर अपने अस्तित्व की रक्षा करता है, यानी जो कमजोर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, वह अपने श्रम को बेचकर जीवित रहता है। इस तरह से उत्पादन को समाज का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है तथा श्रम इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग माना गया है। अतः समाज में वर्ग संघर्ष का अध्ययन आवश्यक है। राज्य सार्वजनिक कल्याण का अभिकरण नहीं है, वरन ये एक उपकरण मात्र है जिसके माध्यम से जो शक्तिशाली वर्ग है या प्रभुत्व संपन्न वर्ग है वह श्रमिक वर्ग को या कमजोर लोगों को या प्रभुत्व अधीन लोगों को शोषित करता है तथा उनका शोषण एवं दमन निरंतर होता रहता है। कुल मिलाकर राजनीति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण की ये विशेषता अधिक महत्वपूर्ण है या उल्लेखनीय है कि इसमें राजनीति को वर्ग संबंधों की अनिवार्य परिणति माना गया है। अतः यहाँ पर ये कहना समीचीन होगा कि यदि स्टडी को या पॉलिटिकल स्टडी को वैज्ञानिक बनाना है, साइंटिफिक बनाना है, तो इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह का कंसेप्ट माना जाए कि राज्य तथा राजनीति समाज तथा इसके सामाजिक संवर्गों की आर्थिक आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति मात्र है। सरल शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था की प्रकृति, भौतिक संपत्ति, वर्ग संघर्ष, मात्रा, विचारधारा, संस्कृति, नैतिकता, परिवार तथा दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले सभी संदर्भ कहीं न कहीं मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं और समाज की भौतिक परिस्थितियों के निर्माण के लिए जिम्मेवार माने जाते हैं। अतः मार्क्सवाद के अनुसार निरंतर विरोध एवं संघर्ष की स्थिति रहनी चाहिए। जब विरोधी वर्ग संघर्ष नहीं करेगा तो समाज का चरित्र वर्ग विहीन हो जाएगा तथा राज्य की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। परंतु इसमें यह भी अनिवार्य माना गया है या निहित माना गया है कि सामाजिक विकास के साम्यवादी सोपान पर पहुंचकर राजनीति का अर्थ परिवर्तित हो जाएगा तथा वह कहीं न कहीं सामाजिक अस्तित्व के लिए मुक्त नमूने के रूप में देखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने आगे ये भी कहा है कि क्रांति सत्ता के राजनीतिक प्रश्न का समाधान एक बार में हमेशा के लिए श्रमिक वर्ग के पक्ष में कर देती है। यानी श्रमिक वर्ग के पक्ष के संदर्भ में चर्चा की गई है। यदि संक्षेप में कहें तो मार्क्सवाद एवं उदारवाद दोनों ही विचारधाराएं अलग अलग मान्यताओं को परिभाषित करती हैं तथा मानव व्यक्तित्व एवं राज्य के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाओं को प्रस्तुत करती हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं?